नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि इस समय पर हम जो हमारे पाठ्यक्रम में UGC नेट के दोस्तों नेट JRF के पाठ्यक्रम में हमारी रचनाएं लगी हुई हैं। रचनाओं के क्रम में दोस्तों हम इस समय पर जो हमारे उपन्यास दोस्तों इकाई 6 के अंतर्गत दोस्तों जो उपन्यास लगे हुए हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसी के क्रम में दोस्तों आज हम जो भीष्म साहनी जी का विभाजन पर आधारित उपन्यास तमस का अध्ययन करना शुरू करेंगे। इससे पहले हम दोस्तों और भी उपन्यासों का अध्ययन कर चुके हैं। गोदान है, मैलाचल है, देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त जी का, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का, इन सब का हम दोस्तों अध्ययन कर चुके हैं। अब हम तमस उपन्यास जो कि भीष्म साहनी जी का उपन्यास है और विभाजन पर आधारित उपन्यास है, इसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अगर दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों आते हैं सीधे अपने विषय वस्तु पर। तमस उपन्यास जो कि भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, ये विभाजन पर आधारित उपन्यास है। आप लोगों को पता होगा हमारे नेट JRF के अंतर्गत दोस्तों 10 इकाइयाँ हैं, जिसमें से इकाई 6 दोस्तों जिसमें उपन्यास लगे हुए हैं। उसी इकाई के अंतर्गत दोस्तों उस इकाई में सभी उपन्यास लगे हुए हैं। और उपन्यासों के क्रम में दोस्तों हम इससे पहले हमने बताया कि हम ये उपन्यास पढ़ चुके हैं। आज हम दोस्तों तमस उपन्यास जो कि भीष्म साहनी जी का है, इसका अध्ययन शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं सीधे अपने विषय वस्तु पर। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तमस उपन्यास भीष्म साहनी, देखिए दोस्तों इसकी भूमिका थोड़ा देख लीजिए। आज़ादी के देखिए दोस्तों, आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, भूमिका है दोस्तों। इसको आप समझ जाएंगे तभी उपन्यास पूरा समझ पाएंगे। इसको पूरे ध्यान से पढ़िए। आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है। काल विस्तार की दृष्टि से यह केवल 5 दिनों की कहानी है। तो दोस्तों ये कितने दिनों की कहानी है? 5 दिनों की कहानी है। इसको याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है UGC में। तो काल विस्तार की दृष्टि से यह केवल 5 दिनों की कहानी है, जिसे लेखक ने इस खूबी के साथ चुना है कि सांप्रदायिकता का हर पहलू तार तार उद्घाटित हो जाता है और पाठक सारा उपन्यास एक सांस में पढ़ जाने के लिए विवश हो जाता है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है और इसके दानवी पंजों से अभी तक इस देश की मुक्ति नहीं हुई है। आज़ादी से पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की विदेशी शासकों ने यहाँ की ज़मीन पर अपने पांव मजबूत करने के लिए इस समस्या को हथकंडा बनाया था। और आज़ादी के बाद हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल इसका घृणित उपयोग कर रहे हैं और इस सारी प्रक्रिया में जो तबाही हुई है उसका शिकार बनते जा रहे हैं वे निर्दोष और गरीब लोग, जो ना हिंदू हैं ना मुसलमान, बल्कि सिर्फ इंसान हैं और भारतीय नागरिक। भीष्म साहनी ने आज़ादी से पहले हुए सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाकर इस समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया है और उस मनोवृत्तियों को उघाड़ कर सामने रखा है जो अपने विकृतियों का परिणाम जनसाधारण को भोगने के लिए विवश करती है। तो क्या कहा दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी कि आज़ादी के पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की ज़मीन पर अपने पांव मजबूत करने के लिए सांप्रदायिकता इस समस्या को हथकंडा बनाया था। और आज़ादी के बाद हमारे देश की दोस्तों राजनीति आप लोग जानते हैं कि जातिवाद पर किस तरह आधारित है। तो आज़ादी के बाद हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल, आप चाहे जिस भी क्षेत्रीय दल का नाम ले लीजिए दोस्तों, कहने की ज़रूरत नहीं, किसी भी क्षेत्रीय दल का नाम ले लीजिए, सभी जातिवाद पर आधारित है। चाहे यूपी में जो दल है, बिहार में जो दल है, चाहे जहाँ भी हो पूरे देश के अंदर, सभी क्षेत्रवाद और जातिवाद, केवल 2 ही उनका मुद्दा है, क्षेत्रवाद और जातिवाद। केवल इसी की वोट बैंक की राजनीति चलती है। तो वही दोस्तों कहा लेखक ने यहाँ पर
तो आइए दोस्तों आते हैं भीष्म साहनी ने आज़ादी के पहले सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाकर, तो इस उपन्यास को दोस्तों उन्होंने सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाकर इस समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया है और उन मनोवृत्तियों को उघाड़कर सामने रखा है जो अपनी विकृतियों का परिणाम जनसाधारण को भोगने के लिए विवश करती है। अब दोस्तों देखते हैं तमस उपन्यास का प्रथम खंड का प्रथम अध्याय। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि तमस उपन्यास जो कि है ये पहले खंडों में विभाजित है और खंडों के अंदर अध्यायों में विभाजित है। तो अब दोस्तों हम इसके पहले खंड के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसी तरह हम पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा इस तरह करके इसके अध्यायों का अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा खंड आएगा, उसके अध्याय, इस तरह करके ये विभाजित अध्याय। जैसे आप लोगों ने मैला आंचल उपन्यास पढ़ा था उसमें भी इसी तरह था, वो भी पहले खंडों में विभाजित था और खंडों के बाद में अध्यायों में विभाजित था। उसी तरह तमस उपन्यास भी है। चलिए दोस्तों आते हैं तमस उपन्यास का प्रथम खंड का प्रथम अध्याय। आले में रखे दिए। आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवार में छत के पास से 2 ईंटें निकली हुई थी। जब जब वहाँ से हवा का झोंका आता दिए की बत्ती झपक जब जब वहाँ से हवा का झोंका आता दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पर साए से डोल जाते। देखिए दोस्तों, आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवार में छत के पास से 2 ईंटें निकली हुई थी। जब जब वहाँ से हवा का झोंका आता दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पर साए से डोल जाती। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती और उसमें से उठने वाली धुएं की लकीर आले को चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रुक जाने लगती। नत्थू का सांस धौंकनी की तरह चल रहा था। नत्थू का सांस दोस्तों धौंकनी की तरह चल रहा था और उसे लगा जैसे उसके सांस के ही, देखिए दोस्तों एक पात्र का नाम है नत्थू, तो नत्थू का सांस धौंकनी की तरह चल रहा था और उसे लगा जैसे उसके सांस के ही कारण दिए की बत्ती झपकने लगी है। नत्थू दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी नज़र फिर सूअर की ओर उठ गई। सूअर फिर से किकियाया था और अब कोठरी के बीचों बीच कचरे के किसी लसलसे छिलके को मुंह मार रहा था। अपनी छोटी छोटी आंखें फर्श पर गाढ़े गुलाबी सी थुथनी छिलके पर जमाए हुए था। पिछले 2 घंटे से नत्थू दोस्तों याद रखिएगा पात्र का नाम है नत्थू, इस बदरंग कटीले सूअर के साथ जूझ रहा था। 3 बार सूअर की गुलाबी थुथनी, देखिए दोस्तों 3 बार सूअर की गुलाबी थुथनी उसकी टांगों को चाट चुकी थी और उनमें से तीखा दर्द उठ रहा था। आंखें फर्श पर गाड़े सूअर किसी वक्त दीवार के साथ चलने लगता, मानो किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो, फिर सहसा किकिया कर भागने लगता। उसकी छोटी सी पूंछ जहरीले डंक की तरह उसकी पीठ पर हिलती रहती। कभी उसका छल्ला सा बन जाता, लगता उसमें गांठ पड़ जाएगी, मगर फिर वह अपने आप ही खुलकर सीधी हो जाती। बाईं आंख में से मवाद बहकर सूअर के थुथने पर चला गया था। जब चलता तो अपनी बोझिल तोंद के कारण दाएं बाएं झूलने सा लगता था। बार बार भागने से कचरा सारी कोठरी में बिखर गया था। कोठरी में उमस थी। कचरे की जहरीली बाँस, सूअर की चलती सांस और कड़वे तेल के धुएं से कोठरी अटी पड़ी थी। फर्श पर जगह जगह खून के चित्ते पड़ गए थे, लेकिन जरक के नाम पर सूअर के शरीर में एक भी जख्म नहीं हो पाया था। पिछले 2 घंटों से नत्थू जैसे पानी में या बालू के ढेर में छुरा घोंपता रहा था। कितनी ही बार वह सूअर के पेट में और कंधों पर छुरा घोंप चुका था। छुरा निकालता तो कुछ बूंदें खून की फर्श पर गिरती। कुछ बूंदें खून की फर्श पर गिरती।
पर जख्म की जगह एक छोटी सी लीक या छोटा सा धब्बा भर रह जाता, जो सूअर की चमड़ी में नज़र तक नहीं आता था। और सूअर गुर्राता हुआ या तो नत्थू की टांगों में अपनी थुथनी का निशाना बनाता या फिर से कमरे की दीवार के साथ साथ चलने अथवा भागने लगता। छुरे की नोक चर्बी की तहों को काटकर लौट आती थी, अंतड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। मारने को मिला भी तो कैसा मनहूस सूअर, भद्दा, इतनी बड़ी तोंद, पीठ पर के बाल काले, थुथनी के आसपास के बाल सफ़ेद कटीले जैसे शाही के होते हैं। उसने कहीं सुना था कि सूअर को मारने के लिए उस पर खौलता पानी डालते हैं। नत्थू ने दोस्तों उसने कहीं सुना था कि सूअर को मारने के लिए उस पर खौलता पानी डालते हैं, लेकिन नत्थू के पास खौलता पानी कहाँ था। एक बार चमड़ा साफ करते समय सूअर की चर्बी की बात चली थी, और उसके साथी एक और पात्र का नाम देखिए दोस्तों, भीखू चमार। एक यहाँ पे नत्थू पात्र है और दूसरा पात्रों के नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो और उसके साथी, तो नत्थू के साथी का क्या नाम था, और उसके साथी भीखू चमार ने कहा था क्या कहा था, सूअर की पिछली टांग पकड़कर सूअर को उल्टा कर दो। गिरा हुआ सूअर जल्दी से उठ नहीं सकता, फिर उसके गले की नस काट दो, सूअर मर जाएगा। नत्थू ये सब तरकीबें कर चुका था, एक भी तरकीब काम नहीं आई थी। इसके एवज उसकी अपनी टांगों और टखनों पर जख्म हो चुके थे। चमड़ा साफ करना और बात है, सूअर मारना दूसरी बात। जाने किस खोटे वक्त उसने यह काम सिर पर ले लिया था, और अगर पेशगी पैसे नहीं लिए होते तो नत्थू ने कब का सूअर को कोठरी में से धकेलकर बाहर खदेड़ दिया होता। हमारे सलोतरी साहब, एक और पात्र दोस्तों देखिए यहाँ पे, हमारे सलोतरी साहब को एक मरा हुआ सूअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए। तो किस लिए दोस्तों सलोतरी साहब को चाहिए, हमारे सलोतरी साहब को एक मरा हुआ सूअर चाहिए, किस लिए, डॉक्टरी काम के लिए। मुराद अली ने, किसने दोस्तों, देखिए मुराद अली ने नत्थू से कहा था, मुराद अली ने नत्थू से कहा था, जब वह खाल साफ कर चुकने के बाद नल पर हाथ मुंह धो रहा था, सूअर क्या करना होगा मालिक। नत्थू ने हैरान होकर पूछा था, इधर पिगरी के सूअर बहुत घूमते हैं, एक सूअर को इधर कोठरी के अंदर कर लो और उसे काट डालो। नत्थू ने आंख उठाकर मुराद अली के चेहरे की ओर देखा था। हमने कभी सूअर मारा नहीं मालिक, और सुनते हैं सूअर मारना बड़ा कठिन है, हमारे बस का नहीं होगा हुजूर। खाल वाल उतारने का काम होता कर दे, मारने का काम तो पिगरी वाले ही करते हैं। पिगरी वालों से करवाना होता तो तुमसे क्यों कहते, यह काम तुम ही करोगे। और मुराद अली ने दोस्तों 5 रुपए का, कितने रुपए का, और मुराद अली ने 5 रुपए का चरमराता नोट जेब में से निकालकर नत्थू के जुड़े हाथों के पीछे उसकी जेब में ठूंस दिया। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। सलोतरी साहब ने फरमाइश की तो हम इनकार कैसे कर देते। फिर मुराद अली ने लापरवाही के अंदाज में कहा, उधर मसान के पार पिगरी के सूअर घूमते हैं, एक को पकड़ लो, सलोतरी साहब खुद बाद में पिगरी वालों से बात कर लेंगे। और नत्थू कुछ कहे या ना कहे कि मुराद अली चलने को हुआ था। फिर अपनी पतली सी छड़ी अपनी टांगों पर धीरे धीरे ठकोरते हुए कहने लगा, आज ही रात यह काम कर दो, सवेरे सवेरे जमादार गाड़ी लेकर आ जाएगा, उसमें डलवा देना, भूलना नहीं, वह अपने आप सलोतरी साहब के घर पहुंचा देगा, मैं उसे कह दूंगा, समझ लिया। नत्थू के हाथ अभी भी बंद है, लेकिन चरमराता 5 का नोट जेब में पड़ जाने से मुंह में से बात निकल नहीं पाती थी। इधर इलाका मुसलमानी है। अब दोस्तों देखिए, इधर इलाका मुसलमानी है, किसी मुसलमान ने देख लिया तो लोग बिगड़ेंगे।
तुम भी ध्यान रखना, तुम भी ध्यान रखना, हमें भी यह काम बहुत बुरा लगता है, मगर क्या करें, साहिब का हुक्म है, कैसे बोल दें। और मुराद अली छड़ी को फिर से टांगों पर ठकोरता हुआ वहाँ से चला गया था। मुराद अली से रोज काम पड़ता था, नत्थू कैसे इनकार कर देता। जब कभी शहर में कोई घोड़ा मरता, गाय या भैंस मरती, तो मुराद अली खाल दिलवा दिया करता था। 98 रुपया मुराद अली को भी देना पड़ता, मगर खाल मिल जाती। बड़े रख रखाव वाला आदमी था मुराद अली, कमेटी का कारिंदा होने के कारण। देखिए दोस्तों, मुराद अली कमेटी का कारिंदा होने के कारण बड़े छोटे सभी लोगों का उससे काम पड़ता था। शहर की कोई सड़क ना थी जिसके बीचों बीच लोगों ने मुराद अली को चलते ना देखा हो। पतली बैंत की छड़ी झूलाता हुआ ठिगना काला मुराद अली जगह जगह घूमता था। शहर की किसी गली में, किसी सड़क पर वह किसी वक्त भी नमूदार हो जाता। सांप किसी छोटी छोटी पैनी आँखें और कटीली मूछें और घुटनों तक लंबा खाकी कोट और सलवार और सिर पर पगड़ी उसे सब फबते थे। इन सब को मिलाकर ही मुराद अली की अपनी खास तस्वीर बनती थी। अगर हाथ में पतली छड़ी न होती तो भी, और जो सिर पर पगड़ी न होती तो भी, और जो उसका कद ठिगना नहीं होता तो भी उसकी तस्वीर अधूरी रह जाती। मुराद अली खुद तो हुक्म चलाकर निकल गया, नत्थू की जान सांसत में आ गई। देखिए दोस्तों, मुराद अली खुद तो हुक्म चलाकर निकल गया और नत्थू की जान सांसत में आ गई। सूअर कहाँ से पकड़े और उसे काटे कैसे। नत्थू के मन में आया था कि शहर के बाहर सीधा पिगरी में चला जाए और उन्हीं से कह दे कि एक सूअर काट कर सलोतरी साहिब के घर भिजवा दे, मगर उसके कदम पिगरी की ओर नहीं उठे। सूअर की कोठरी के अंदर लाना कौन सा आसान काम है। सूअर को कोठरी के अंदर लाना कौन सा आसान काम रहा था। उसने आवारा घूमते सूअरों को कचरे में मुंह मारते देखा था और उसे और कुछ नहीं सूझा। एक कचरे के ढेर पर से कचरा उठा उठा कर लाता रहा और इस टूटी फूटी कोठरी के बाहर आंगन में दरवाजे के पास कचरे का ढेर लगाता रहा था। शाम के साए उतरने लगे थे जब गंदे पानी के पोखरों, गोबर के ढेरों और गर्द से अटी झाड़ियों के पास से घूमते हुए तीन सूअर इधर से आ निकले। तभी उनमें से एक सूअर कचरा सूंघता हुआ आंगन के अंदर आ गया था और नत्थू ने झट से किवाड़ बंद कर दिया था। फिर झट से भागकर उसने आंगन के पार कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया था और अपनी लाठी से सूअर को हाँकता हुआ कोठरी के अंदर ले गया था। फिर इस डर से कि सूअर बाड़े का आदमी सूअर को खोजता हुआ उधर नहीं आ निकले और सूअर को किकियाता ना सुन ले, नत्थू फिर से कचरा उठा कर कोठरी के अंदर डालता रहा था। कोठरी के अंदर कचरा पहुंच जाने पर सूअर उसी में खो गया था और नत्थू आश्वस्त होकर देर तक कोठरी के बाहर बैठा बीड़ियाँ फूंकता और अंधेरा पड़ जाने का इंतज़ार करता रहा था। बहुत देर के बाद जब रात गहराने लगी थी तो नत्थू कोठरी के अंदर घुसा था। दिए का मध्यम नाचती सी रोशनी में उसने देखा कि कचरा सारी कोठरी में बिखर गया है और उसमें से कीच की सी सड़ांध उठ रही है। तभी इस बोझिल बदसूरत सूअर को देखकर उसका दिल बैठ गया था और मन ही मन खींचने पछताने लगा था कि उसने यह गंदा जोखिम भरा काम क्यों सिर पर ले लिया। तब भी उसका मन आया था कि लपक कर कोठरी का दरवाज़ा खोल दे और सूअर को बाहर धकेल दे। और अब रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी और सूअर ज्यों का त्यों कचरे के बीचों बीच अलमस्त सा घूम रहा था। फर्श पर खून के धब्बे पड़ गए थे और सूअर की तोंद पर दो एक जगह खरोंच के से निशान नजर आ रहे थे और उसकी अपनी टांगों पर सूअर की थूकनी के जख्म थे। और बस सूअर पहले की ही भांति जीता जागता कोठरी में मौजूद था, जबकि नत्थू की सांस फूल रही थी और बदन पसीने से तर हो रहा था और कहीं इस झंझट में से निकल पाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 2 बजाए। नत्थू घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र फिर सूअर पर गई। सूअर ने कचरे के टुकड़े के बीच खड़े खड़े फिर से पेशाब कर दी।
कर दी थी और झींकता हुआ कमरे के बीच में से हटकर दाएं हाथ की दीवार के साथ साथ चलने लगा था। दिए की लौ फिर से झपकने लगी थी और किसी दुस्वप्न की तरह साए बार बार दीवारों पर डोलने लगे थे। स्थिति में तनिक भी अंतर नहीं आया था। सूअर पहले की तरह सिर नीचा किए थूथने से कभी कचरे के टुकड़े को सूंघने के लिए रुक जाता, कभी दीवार के साथ साथ चलने लगता और कभी किकिया कर दीवार के साथ साथ भागने लगता। साथ की ही तरह उसकी पतली सी दुम किसी पतले लम्हे कीड़े की तरह छल्ले बनाती खुलती जा रही थी। ऐसे नहीं चलेगा। नत्थू ने दांत पीसकर कहा, यह मेरे बस का रोग नहीं, यह सूअर आज मुझे ले दे जाएगा। उसका मन हुआ और एक बार फिर सूअर की टांगें पीछे से खींचकर उसे उल्टा गिराने की कोशिश कर देखे। बाएं हाथ में छुरे को ऊंचा उठाए वह धीरे धीरे कदम उठाता हुआ कोठरी के बीचों बीच चला आया। सूअर दाएं हाथ की दीवार के सिरे तक पहुंचकर बाईं ओर दीवार के साथ साथ चलने लगा था। नत्थू को अपनी ओर बढ़ते देखकर भागने की बजाय वह मुड़कर नत्थू की ओर आने लगा। एक बार सूअर गुर्राया भी जैसे वह नत्थू पर झपटने जा रहा हो। नत्थू एक एक कदम पीछे की ओर उठाने लगा। उसकी आंखें अभी भी सूअर की थुथनी पर लगी थी। अब सूअर उसके ऐन सामने था, उसी की ओर बढ़ रहा था। इस स्थिति में उसकी पिछली टांग को पकड़कर पीछे की ओर खींचना और उसे पीठ के बल गिरा पाना संभव हो गया था। सूअर की छोटी छोटी लाल आंखों में खुमार छाया था। ना जाने क्या कर बैठे, पर नत्थू बदहवास हो रहा था। 2 बज चुके थे और जो काम पिछली शाम से अब तक नहीं हो पाया वह अब पाँव फटने से पहले कैसे हो पाएगा। किसी वक्त भी जमादार का छकड़ा आ सकता है और जो काम न हुआ तो मुराद अली का क्या भरोसा, दोस्त से दुश्मन बन जाए। खाले दिलवाना बंद कर दे, कोठरी में से उठवा दे, किसी से पिटवा दे, परेशान करे। नत्थू के हाथ पैर फूलने लगे। वह मन ही मन जानता था कि सूअर पिछले पांव से पकड़ने पर सूअर काट खाएगा या उछलेगा और हाथ छुड़ा लेगा। सहसा नत्थू भन्ना उठा, बिना किसी स्पष्ट कारण के, जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। या मैं नहीं रहूँगा या यह नहीं रहेगा, उसने कहा और झट से लौटकर आले के फर्श पर रखी पत्थर की सिल उठा ली। सिल उठाकर वह सीधा कोठरी के बीचों बीच पहुंच गया। सिल को दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठाए वह क्षण भर के लिए ठिठका रहा। सूअर की थुथनी अभी भी अगले पैरों पर थी और वह खरबूजे की छिछले को सूंघ रहा था। उसकी लाल लाल आंखें मिचमिचा रही थी। पीठ के पीछे उसकी नन्ही सी पूंछ बराबर हिल रही थी। अगर यह हिले डुले नहीं और सिल सीधी इसके शरीर पर जा पड़े तो कहीं पर तो वह वार करेगी और कोई न कोई अंग तो सूअर का टूट कर रहेगा ही। अगर एक टांग ही टूट जाए तो वह भी गनीमत है, उसका चलना पहले से कठिन हो जाएगा। फिर दोनों हाथ तौलकर नत्थू ने सिल को सूअर पर दे मारा। आले में रखे दिए की लौ थरथराई और दीवारों पर साए डोल गए। सिल सूअर के लगी थी, लेकिन नत्थू ठीक तरह से नहीं जानता था कि कहाँ लगी है। सूअर जोर से किकियाया और सिल खटाक से फर्श पर जा गिरी। नत्थू सिर फेंकते ही पीछे हट गया और सूअर की ओर घूर घूर कर देखने लगा। नत्थू को देखकर आश्चर्य हुआ। सूअर की अंधमुंदी आंखें मिचमिचा रही थी और उसकी थुथनी अभी भी अगली आंगों पर टिकी थी। सहसा सूअर गुर्राया और पिछली दीवार से हटकर कोठरी के बीचों बीच आने लगा। वह दाएं बाएं झूल रहा था। नत्थू एक ओर को आंगन में खोलने वाले दरवाजे की ओर सरक कर खड़ा हो गया। दिए की अस्थिर रोशनी में सूअर एक काले पुंज की तरह आगे बढ़ता आ रहा था। सिल उसके माथे पर पड़ी थी, जिससे वह शायद चकरा गया था और उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। नत्थू डर गया। सूअर जरूर उसकी ओर बढ़ता आ रहा है और वह उसे जरूर काट खाएगा। सिल का उस पर कोई असर हुआ नहीं जान पड़ता था। नत्थू ने झट से दरवाज़ा खोला और कोठरी के बाहर हो गया। किसी मुसीबत में जान फंस गई है, वह बुदबुदाया और आंगन में आकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया।
बाहर पहुंचकर स्वच्छ बहती और हवा में उसे राहत मिली। कोठरी की घुटन और बदबू में वह परेशान हो उठा था। पसीने से तर उसके शरीर को हवा के हल्के से स्पर्श से असीम आनंद का अनुभव हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे वह फिर से जी उठा है। उसकी शिथिल मरी हुई देह में फिर से जान आ गई है। मुझे क्या लेना इस काम से, सलोत्री को सुअर नहीं मिलता तो न मिले, मेरी बला से। मैं कल मुराद अली के सामने 5 का नोट पटक दूंगा और हाथ जोड़ दूंगा। यह मेरे बस का नहीं है हुजूर, मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरा क्या बिगाड़ लेगा? 2 दिन मुंह बनाए रखेगा, मैं घुटनों पर हाथ रखकर उसे मना लूँगा। मुंडेर के पीछे वह ठिठका खड़ा रहा। चांद निकल आया था और चारों ओर छिटकी चांदनी में उसे आसपास का सारा इलाका पराया पराया और रहस्यपूर्ण सा लग रहा था। सामने से गुजरने वाली बैलगाड़ियों की कच्ची सड़क इस वक्त सूनी पड़ी थी, मूक और शांत। दिन भर उस पर उत्तर के गांव से आने वाली बैलगाड़ियों की खटर पटर और बैलों के गले में बंधी घंटियों की टुन-टुन सुनाई देती रहती थी। उनके पहियों से सड़क पर गहरी लीकें बन गई थी और मिट्टी पिस पिस कर इतनी बारीक हो गई थी कि इस पर पैर रखते ही पैर घुटनों तक मिट्टी में धंस जाता था। सड़क के पार तीखी ढलान पर जो नीचे मैदान में उतर गई थी, छोटी छोटी झाड़ियाँ और बेरों के पेड़ और कटीली छोर के झुरमुट धूल से अटे थे और चांदनी रात में धुले धुले से लग रहे थे। मैदान के पार मसान था, जिसके पीछे 2 कोठरियों में एक डोम रहता था। इस समय एक के साथ एक सटी हुई उजड़ी हुई सी लग रही थी। किसी भी कोठरी में दिया नहीं टिमटिमा रहा था। डोम रात को शराब पिए हुए चिल्लाया बड़बड़ाता रहा था और उसकी आवाज़ मैदान के पार इस कोठरी तक आती रही थी। पर इस वक्त जैसे वह मरा पड़ा था। नत्थू को सहसा अपनी पत्नी की याद आई, जो इस वक्त आराम से चमारों की बस्ती में सोई पड़ी होगी। तो नत्थू दोस्तों चमार है, तो जो इस वक्त चमारों की बस्ती में सोई पड़ी होगी। यह संकट न मोल लिया होता तो इस वक्त वह उसके पास होता। उसकी अलस गदराई देह उसकी बाहों में होती। अपनी युवा पत्नी को बाहों में भर पाने की ललक उसे बुरी तरह से बेचैन करने लगी। ना जाने कितनी देर तक वह उसकी राह देखती रही होगी। उससे बिना कुछ कहे सुने वह घर से चला आया था। एक ही शाम उससे दूर रहकर वह परेशान हो उठा था। कच्ची सड़क दाएं हाथ को दूर तक जाकर नीचे उतर गई थी। इस वक्त चांदनी में वह कितनी साफ धुली धुली लग रही थी। उसके किनारे एक ओर को हटकर कच्चा कुआं और उस पर पड़ा उसका चक्कर और माल भी बुरे नहीं लग रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर ही यह वीरान इलाका ख़त्म हो जाता था और कच्ची सड़क शहर को जाने वाली पक्की सड़क से जा मिलती थी। चारों ओर चुप्पी छाई थी। दूर बाईं और पिगरी की नीचे की इमारत थी, जो चांदनी में चपटे काले डिब्बे सी लग रही थी। दूर दूर तक खाली ज़मीन पड़ी थी, जिस पर जगह जगह कटीली झाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ छितरे पड़े थे। दूर बहुत दूर फौजी छावनी की बारकें थी, अलग अलग, जहाँ तक पहुँच पाने में घंटों लग जाते थे। नत्थू की देह शिथिल पड़ गई थी। उसका मन हुआ वहीं खड़ा खड़ा मुंडेर पर सिर रखकर झपकी ले ले। कोठरी में से बाहर निकलकर यह जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया था। स्वच्छ शीतल हवा और चारों ओर छितरी चांदनी में उसे अपनी स्थिति पर रुलाई सी आने लगी। बाहर आकर उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ असंगत सा लगने लगा। बाहर आकर उसे अपने हाथ में पकड़ा छुरा असंगत सा लगने लगा। उसका मन हुआ वहाँ से भाग जाए, कोठरी में झांक कर देखे भी नहीं और भाग जाए। कल सुअरवाड़े का पूर्विया जरूर इधर से गुजरेगा और कचरा देखकर ही समझ जाएगा कि सुअर कोठरी में होगा और वह उसे हाँक कर वहाँ से ले जाएगा। उसे फिर से अपनी पत्नी की याद सताने लगी। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसके साथ हौले हौले बतियाते हुए ही उसके क्षुब्ध व्याकुल मन को चैन मिल सकता था। कब वह झंझट खत्म होगा और कब वह उसके पास चमारों की बस्ती में लौट पाएगा। सहसा दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 3 बजाए। सहसा दूर दोस्तों देखिए,
सहसा दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 3 बजाए और नत्थू की सारी देह थरथरा गई। उसकी नज़र उसके हाथ पर गई जिसमें अभी भी वह छुरा पकड़े हुए था। एक गहरी टीस उसके मन में उठी, अब क्या होगा? वह यहाँ पर खड़ा क्या कर रहा है जबकि सुअर अभी तक नहीं मरा? जमादार छकड़ा लेकर आया ही चाहता होगा, जमादार छकड़ा लेकर आया ही चाहता होगा। वह उसे क्या कहेगा, क्या जवाब देगा? आकाश में हल्की सी पीलिमा घुल गई थी, पौ फटने वाली थी और वह अभी तक अपने काम से निबट नहीं पाया था। उसे अपनी स्थिति पर रुलाई आने लगी। घबराया हुआ सा कोठरी की ओर गया। धीरे से दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर झांका। कोठरी का दरवाज़ा खोलते ही बदबू का भभूका सा जैसे उठ पर झपटा, लेकिन दिए की रोशनी में उसने देखा कि कोठरी के ऐन बीचों बीच सुअर खड़ा है, निश्चल सा, मानो घूम घूम कर थक गया हो, निढाल सा। किसी अंतः प्रेरणावश नत्थू को लगा जैसे अब उसे मार गिराना इतना कठिन नहीं होगा। नत्थू ने दरवाज़ा भेड़ दिया और फिर आले के नीचे चुपचाप जाकर खड़ा हो गया। नत्थू ने दरवाज़ा भेड़ दिया और फिर आले के नीचे चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और एकटक सुअर को देखने लगा। नत्थू के अंदर आ जाने पर सुअर ने अपना नथुना उठाया। नत्थू को लगा जैसे सुअर का नथुना ज़्यादा लाल हो रहा है और सुअर की आंखें सिकुड़ी हुई है। उस पर फेंकी हुई पत्थर की सिल सुअर के पीछे कुछ दूरी पर पड़ी थी। दिए की टिमटिमाती लौ ने फिर झपकी ली और अस्थिर रोशनी में नत्थू को लगा जैसे सुअर फिर से हिला और चलने लगा है। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। सुअर सचमुच हिला था। वह सचमुच ही बोझिल स्थिर गति से आगे की ओर नत्थू की ओर बढ़ने लगा था। 2-1 कदम दाएं बाएं झूल कर चलने के बाद एक अजीब सी आवाज़ सुअर के मुंह में से निकली। नत्थू फिर से छुरा ऊंचा उठाकर फर्श पर पैरों के बल बैठ गया। सुअर ने 2-3 कदम और आगे की ओर बढ़ाए। उसका नथुना अपने पैरों की ओर अधिक झुक गया और नत्थू के पास पहुँचते न पहुँचते वह एक ओर को लुढ़क कर गिर गया। उसकी टांगों में एक बार जोर का कंपन हुआ, मगर कुछ क्षणों में ही वे हवा में कभी उठी रह गई। सुअर ढेर हो चुका था। सुअर दोस्तों ढेर हो चुका था। नत्थू ने छुरा फर्श पर रख दिया, मगर उसकी आंखें अभी भी सुअर पर लगी थी। तभी दूर पड़ोस के किसी घर में किसी मुर्गे ने पर फड़फड़ाए और भाग दी। उसी समय दूर कच्ची सड़क पर हिलकोले खाते छकड़े की आवाज़ आई और नत्थू ने चैन की सांस ली। तो दोस्तों ये था क्या कहते हैं तमस उपन्यास के प्रथम खंड का अध्याय 1। अब दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 2। तो इसके आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे अब अध्याय 2 अगले वीडियो में, ताकि हम सोच रहे हैं दोस्तों कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे आप लोग भी आराम से इसका अध्ययन करें। तो इसके आगे मिलते हैं दोस्तों तमस उपन्यास के खंड 1 के दूसरे अध्याय में। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और प्ले लिस्ट में सभी रचनाएँ उपलब्ध हैं दोस्तों, जो भी हमारे पाठ्यक्रम में रची लगी हुई हैं उनका पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन करिए। फिर मिलते हैं इसके आगे दोस्तों तमस उपन्यास के पहले खंड के दूसरे अध्याय में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।